ये लोग किताब में ढूंढना चाह रहे हैं, ये सर कहाँ है तो बताते हैं, पहले आप मुझे सुन लें अच्छे से, फिर किताब में चलेंगे हम। एक एक क्वेश्चन फिर इसके भी डील करना है हमको। तो क्या नाम दिख रहा है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन। बच्चों जो लोग थे शुरू से वो सुन रहे होंगे कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, उसमें हेलो एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एरीन्स की अलग थी। फिर इन दोनों के बाद जब केमिकल रिएक्शंस में गए हम, तो केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी हम हेलो एल्केन्स कवर कर रहे हैं, जिनमें 3 तरीके की रिएक्शंस थे। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपने SN2 SN1 पढ़ा, जो अभी तक ऑर्डर कर रहे थे कुछ। अब दूसरे तरीके की रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें डिहाइड्रोजन, ये पूरा नाम पढ़ेंगे आप। उस नाम में कुछ समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हटेंगे। DE सबसे पहले प्रीफिक्स जो लगा हुआ है, जो हमको जहाँ डिहाइड्रेशन लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन और वाटर, मतलब ऐसा टाइप का। तो जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, ठीक है। तो ऐसे ही डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का साथ में होना। सब लोगों के जो वीडियोस बंद हो जाते हैं ना, तो फिर रहना रीजन ना आया करिए क्लास, ठीक है। 50 बार नहीं बताऊंगा, अगली बार से क्लास हटा दिया करूंगा, ठीक है। आज के बाद वीडियो बंद हुए तो मत आया करिए क्लास में, और नहीं पढ़ना हो बिल्कुल ना आइए, मैं नहीं बुलाने गया हूँ। एक ही चीज को 5 बार समझाना ना पड़े मुझे। बीटा एलिमिनेशन में सबसे पहले आप ये रिएक्शन किसकी है, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, हेलोजन कंपाउंड्स की, हेलो एल्केन्स। तो कहीं हेलोजन दिख रहा है आपको? जी हाँ, ये X आपको हेलोजन दिख रहा है, ठीक है। एक नंबर का अगर मैकेनिज्म आया तो कैसे सॉल्व करोगे उससे समझ। मैकेनिज्म एक नंबर का, एक से ज्यादा नहीं आता। एरोस के नंबर मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना मैकेनिज्म। तो अगर एक से बढ़ा आया तो और अच्छी बात है, बाकी एक नंबर का आया तो कैसे करोगे देखो। एक बेस लोगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या एक्सेस में लोन पेयर होगा, तो वो अटैक करते हुए दिखेगा, तभी ये एलिमिनेशन होगा। जिन लोगों को नाम ना समझ में आ रहा उनके लिए बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि ये बीटा कार्बन से स्टार्ट होता है। एलिमिनेशन मतलब केवल और केवल निकलता है, कुछ भी आके जुड़ता नहीं। जैसे सब्स्टिट्यूशन में एक अगर निकल रहा है तो सामने वाला आके जुड़ता है, एडिशन में केवल जुड़ता है, और एलिमिनेशन में केवल और केवल ग्रुप्स या एटम्स निकलते हैं। तो नाम एलिमिनेशन तो तुमको समझ में आ रहा है। बीटा क्यों, अब सुनना, बीटा क्यों बच्चों, हेलोजन से जुड़े कार्बन को या फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कहा जाता है, उसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा कहा जाता है। यानी जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो अल्फा, और उसके एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कहते हैं। यानी एक कार्बन हमेशा अल्फा होगा जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। अब उसके बाद 3 बीटा हो सकते हैं तीनों डायरेक्शन, क्योंकि ये उसी कार्बन जुड़े हैं, यानी अल्फा से जुड़े कार्बन को आपको बीटा बोलना है। तो इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है। कितने बीटा हो सकते हैं? मैक्सिमम 3, ठीक है, क्योंकि एक वैलेंसी तो उसकी सेटिस्फाई होगी फंक्शनल ग्रुप से, तो इधर तो नहीं हो सकता। अब मैं ये कहूं कि बीटा के बाद भी होता है कुछ, हाँ, गामा होता है। अब इसके बाद वाले कार्बन, इसके बाद वाले कार्बन, इसके बाद वाले कार्बन को गामा बोलो, तो गामा भी कहीं ना कहीं काम आएगा। जो लोग नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं उनको बता चुका हूँ, ये अल्फा बीटा गामा। क्योंकि बहुत सारे नए आए हैं, कुछ जूझू रहते हैं घर में, सोते रहते हैं, उनके लिए भी, और जो नए आए हैं उनके लिए भी, ठीक है। गामा क्या होता है, बीटा। तो फिलहाल मैं अभी अल्फा बीटा पे फोकस करूं, तो अल्फा पे हेलोजन है, बीटा पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इन तीनों हाइड्रोजन में कोई से भी एक के ऊपर अटैक करा दो बेस। जो लोग ध्यान से नहीं सुन पा रहे दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बेस यानी यहाँ पे ले लिया, मान लो हाइड्रोक्साइड आया, जिसके पास लोन पेयर है, उस लोन पेयर को आप हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कराइए। तो क्यों हाइड्रोजन के ऊपर? बच्चों ऐसा है कि ये हेलोजन मोर रिएक्टिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होता है कार्बन, तो कार्बन के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव। जब कार्बन के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, तो एल्किल ग्रुप आते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं।
तो जब किसी अनसैचुरेटेड कार्बन से अल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं तो हाइपर कंजुगेशन जो पिछले साल था या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये सब नहीं पढ़ा हमने, कोई बात नहीं। अभी यहाँ जो कंडीशन बताई जा रही है उस पर ध्यान दे लो कि एक कार्बन जिससे अल्किल ग्रुप जुड़ा है यानी बीटा कार्बन, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी कार्बन को देगा जिससे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि वो हेलोजन खींचता जा रहा है उससे इलेक्ट्रॉन। ये तो अब आएगा समझ में कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किससे खींच रहा है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कार्बन को भी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो कौन देगा, उसके बगल वाला कार्बन यानी बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने लगती है तो कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, वो सारा खेल किसके ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, हाइड्रोजन। यानी सारा का सारा दारोमदार अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का हाइड्रोजन के ऊपर चला जाता है। बहुत घुमाया, समझ। हेलोजन से जुड़े कार्बन को अल्फा बोला, उसके बगल वाले को बीटा। बीटा से जुड़े जितने भी हाइड्रोजन है उनमें से किसी एक को पकड़ना है, बेस का अटैक उसमें दिखाना है, ठीक है, और हेलोजन को जाता हुआ दिखाना है। ये अल्फा बीटा बताने के चक्कर में बहुत सारा गौच पाँच हो गया और साफ सुथरा कर देता हूँ, आराम से देखना। इस कार्बन और इस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा यानी अल्फा हो गया, ये बीटा है। इसकी मैं इवेलेंसी नहीं दिखाता हूँ, बाकी भी नहीं दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि केवल कहाँ काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि बेस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन पे। रीजन समझाया क्यों इसी के ऊपर, तो बच्चों ये है कि हेलोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके भाग रहा है, तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज यानी वो अनसैचुरेटेड सिस्टम होने लगेगा। अनसैचुरेटेड सिस्टम से सैचुरेटेड सिस्टम यानी sp3 हाइब्रिडाइज जब कार्बन जुड़ता है तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहता है, तो उसके पास देने का सहारा कौन है, हाइड्रोजन जैसा गरीब। हाइड्रोजन ही है जो अल्टीमेटली त्याग बलिदान करेगा, ठीक है। तो इस त्याग बलिदान में देख रहा हो कि बेस किसके ऊपर अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा। जब हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देके जाएगा, बेटा तू ही खुश रहे। तो हाइड्रोजन इसके साथ इसलिए जुड़ जा रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस बेस के ऊपर क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव डोनेट हो जाएगा H+ को। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि बेस और H+ जब जुड़ जाएंगे तो BH बनता हुआ दिख रहा है। अगर एग्जांपल दूं, बेस की जगह सर कुछ और ले लीजिए, तो OH लेता हूं, तो OH जैसे ही H के ऊपर अटैक करेगा तो आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे H2O। शायद ये समझ में आ रहा हो कि लोन पेयर डोनेट हो गया H+ को तो क्या बन चुका है, H2O। ये समझ में आया। अब अगर ये हाइड्रोजन जला जा चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो ये डोनेट होगी उस कार्बन की तरफ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की संभावना है। और संभावना क्यों है, क्योंकि हेलोजन अंकल जी निकल रहे हैं। हेलोजन अंकल निकलेंगे तो X के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव। ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो हेलोजन के ऊपर चले गए, देखना है आराम से। तो ये तो कार्बन का था तो भी हेलोजन लेके निकल रही है, ठीक। अब ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो देखना, कार्बन के पास 2 वैलेंसी पहले से थी, हाइड्रोजन सेटिस्फाई, एक वैलेंसी इधर शिफ्ट हो गई यानी यहाँ पे सिंगल की जगह अब आ चुका है डबल कोवैलेंट, और इस हेलोजन का भी रिमूवल हो चुका है यानी ये भी वैलेंसी सब किससे केवल सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन। तो अपनी तरफ से ये जो समझाया मैंने, कोशिश ये थी कि आपको एरोज समझना है। तो मैकेनिज्म में आपको मेन फोकस कर रहा है इस एरो पे जो हेलोजन की तरफ जा रहा है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के बाद X निगेटिव बनता हुआ दिख रहा होगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया सर, जब इसके ऊपर निगेटिव आया था, तो उसका कारण बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर शिफ्ट हुई। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बच्चों, उनमें से एक कार्बन का है और दूसरा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, वो इस मोर इलेक्ट्रॉन रिच के साथ जुड़ गया है। तो बेस प्लस H+ जुड़ के BH यानी वाटर बना लिए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। अब इसका नाम अब क्लियर हो गया हो, ये क्या नाम था इसका, बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा क्यों, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है, बीटा कार्बन, ठीक। दूसरा एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि साहब
यहाँ से हेलोजन भी निकल लिया, हाइड्रोजन भी निकल लिया है, यानी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी दोनों चीजें निकलती हुई दिख रही है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? एलिमिनेशन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे। अब जो घुमाए हुए क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए, और बड़े बड़े क्वेश्चंस जो आएंगे उनके लिए रूल्स हमको समझना है, एक सिड्जर रूल और एक चीज कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन के बाद मेजर प्रोडक्ट एल्कीन, यानी ये माइनर क्या बने अगर वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दिखाई दे और ये एक नहीं बनेगा, एक से ज्यादा बन सकते हैं, तो कौन ज्यादा अमाउंट बनेगा कौन सा कम, ये क्वेश्चन आते हैं। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन आया तो ये तो हमने आपको बता दिया कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को डिफाइन करने के लिए पूछे या ये मैकेनिज्म, दोनों में आप ये छाप देंगे। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या होता है? जब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकले, बीटा कार्बन से स्टार्ट होते, इसलिए बीटा एलिमिनेशन भी नाम है इसका, अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन ये नाम वाले आए तो। ठीक है, अब इससे जुड़े और क्वेश्चन करने हैं, दूसरे एग्जांपल में जाना पड़ेगा जिससे आपको रूल समझ में आए और बड़े क्वेश्चन आप डील कर पाए। तो उसके लिए बच्चों आप एक बड़ा सा ले लेते हैं कंपाउंड, जैसे लिखा मैंने 2-ब्रोमोपेंटेन, 2-ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ के एल्किल ग्रुप आप आराम से देखें, तो इधर मुझे दिख रहा है ना, 3 कार्बन एक तरफ एक कार्बन। ध्यान से देखना, अब मैकेनिज्म और रूल समझना है तो इस कंपाउंड को अच्छे से देखते रहना, फोकस कर लो। अल्फा ये है साहब जिससे हेलोजन जुड़ा है, उसके बगल में बीटा मुझे 2 दिख रहे हैं। अब दोनों बीटा से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो सकता है, तो पहले बना रहा हूं, मान लो कि इस तरफ से निकाला मैंने, तो CH3 CH2 यहां तक ठीक था, इससे H निकलेगा, इससे Br, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक हाइड्रोजन बचेगा, एक निकल जाएगा। ध्यान से देख लो, मैंने कहा CH3 CH2 कॉमन रहा, कांस्टेंट रहा, लेकिन जैसे ही इस कार्बन पे आया जिसे मैं बीटा एज्यूम किया हूं, उससे एक हाइड्रोजन निकाला और बगल वाले से हेलोजन, हाइड्रोजन हेलोजन दोनों साथ में निकाला, तो यहाँ अपने आप क्या आ गया? डबल बॉन्ड। बाकी आगे जैसा था वैसे ही रख दिया मैंने। पहला प्रोडक्ट देखो आराम से, अब दूसरा बना लूं, शायद उसके बाद जक्का खुले। इसको जैसा है वैसे रहने दे रहा हूं, फिर आगे जाता जा रहा हूं, आगे जाता जा रहा हूं। अब जिस कार्बन पे हेलोजन है उस पे टीका, उससे हेलोजन निकालूं, निकाल दिया साहब हेलोजन यहाँ से, फिर बगल वाले से हाइड्रोजन निकालूं तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। दोनों प्रोडक्ट पे है ना नजर चौकन्नी करिए कि आपको कुछ नहीं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है, यानी हाइड्रोजन हेलोजन उठा के निकाल देना है। निकालते समय याद रहे कि जिनसे निकाल रहे हो वहां पे बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। सर कहीं से भी हाइड्रोजन नहीं, केवल बीटा से निकालना है, तो बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन निकाल देने के बाद ये जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों, दोनों के लिए कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर, उसके लिए रूल है बच्चों। मैं अभी लिख रहा हूं आंसर कि ये मेजर है और ये माइनर है। सर याद कर लें, नहीं बच्चों रूल है, बड़ा आराम से याद नहीं समझ में आ जाएगा। जहां डबल बॉन्ड है उसे आप डिब्बे में डालिए। अब देखिए कि डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड कितने एल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, तो मुझे केवल एक प्रोपाइल दिख रहा है, और इसमें अब देखता हूं तो डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड मुझे 2 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, एक इथाइल दिख रहा है और एक मिथाइल दिख रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनने के लिए कह रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप गिनने के लिए कह रहा हूं। तो इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड। तो वो एल्कीन प्रिफर्ड होता है या मेजर होता है जिसके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के अराउंड नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा हो। रीजनिंग है कि सर ऐसा क्यों, लेकिन फिलहाल रूल आगे समझ लें कि डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड अगर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप ज्यादा है इसका मतलब वो मेजर होगा, और जिसमें कम होंगे वो माइनर। तो यानी इस
इस कंपाउंड के डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के 2 प्रोडक्ट होंगे, दोनों ही मेजर नहीं होंगे या दोनों ही माइनर नहीं होंगे, दोनों बराबर अमाउंट में नहीं बनेंगे, एक बहुत ज्यादा बनेगा, जैसे इसमें अगर मैं कहूँ कि ये 81% बन रहा है और ये 19% बन रहा है, जो हमारी किताब एनसीईआरटी से निकालता है। तो इसका कारण आपके पास आया है सिट्ज़ेफ रूल। ये जो अभी तक बता रहा था मैं, ये सिट्ज़ेफ रूल है। अब तुम अपनी किताब में चलोगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बता। पेज नंबर 307 नई किताबों में जहां एलिमिनेशन लिखा हुआ है, पुरानी किताबों में 300। तो पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, उसका मैकेनिज्म बना होगा, फिर अगले पेज में, ठीक है, जहां ये ऐसा कर करके डायग्राम बना होगा, ये जो ब्लू कलर का है तुम्हारी किताब में दिख जाए, तो वहां ऊपर वाले पैराग्राफ में, ये पुरानी किताब मेरे पास 301 पेज में है, तो आपके 8 पेज 308 में होगा नई अगर किताब होगी, तो ऊपर ये जो एग्जाम्पल दिया तुम्हारी किताब में है, उसी के ऊपर लाइनों में सिट्ज़ेफ रूल है, अलेक्जेंडर जेटसेव ने दिया था, पढ़ो उसे, अंडरलाइन करो, इटैलिक लेटर्स में लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कौन सी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, कौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है? आ गए हो सब? तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस में वो प्रिफर्ड एल्कीन बनता है जिनमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, जिनको मैंने डिब्बे में डाला है, उसके अराउंड नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अगर ज्यादा हुए, तो जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जिससे आपका पूरी तरह से ये क्लियर रहे। कितने भी तरीके के एल्किल ग्रुप बन सकते हैं या कितने तरीके के एल्कीन्स बनेंगे, वो अगर देखें, एक मेरे पास 1 मिथाइल 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन है। अब यहाँ पे अगर तुम देखो कि 3 जगह बीटा कार्बन है, जिन लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर में नहीं समझ में आता, मैंने कहा था टर्निंग या इंस में आप कार्बन इमेजिन कर लिया करिए, ठीक है। डॉट जहां बनाया हूं अभी देखे हो कि ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है वो अल्फा हुआ, उससे एडजेसेंट कार्बन आपको बीटा, तो मुझे 1 2 बीटा एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक बीटा और है जो इधर जुड़ा हुआ है, ये तीसरा अलग तरीके का है। तो अगर मैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराऊं, ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो 3, लेकिन 2 एक जैसे बनेंगे लेकिन एक अलग बनेगा। जिनको ध्यान से देखना हो तो देखना। इन दोनों प्रोडक्ट में देख लीजिए बीटा किसको एज्यूम करके मैंने निकाला है, अल्फा से हमेशा हैलोजन निकालना है। आराम से देख लीजिए, जब मैंने इस बीटा से हाइड्रोजन हटाया और इससे हैलोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाना है और एल्किल ग्रुप्स को टच भी नहीं करूंगा, जैसा था वैसे जुड़ा रह दिया। अब जब मैं इसे ही बीटा मान रहा हूं, जो ऊपर वाला मिथाइल दिख रहा है, उसी से हाइड्रोजन हटाऊंगा और हैलोजन अल्फा से, तो उधर दिख रहा होगा डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, दिखा दोनों में। तो दोनों में अब मुझे पूछा जाए कि मेजर कौन है, कोई लॉजिक सर जिसके पीछे आपने लगा के मेजर माइनर रखा? जी हाँ, वो ये कि इस डबल बॉन्ड के अराउंड मुझे केवल एक एल्किल ग्रुप इसमें दिख रहा है, मेथाइल, इसमें एक भी एल्किल ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो जहाँ एल्किल ग्रुप है ही नहीं तो कम है ना हुआ, जहाँ एक भी हुआ तो कम से कम वो तो मेजर होगा ही। तो यानी ये मेजर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक एल्किल ग्रुप था। ये मेजर क्यों नहीं हुआ या माइनर क्यों है? क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप है ही नहीं। तो जहां भी आपको दिखे कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के बाद डबल बॉन्ड को देखिए, उसके अराउंड एल्किल ग्रुप देखिए, तो अगर किसी में ज्यादा है वो मेजर, जिसमें कम दिखे वो माइनर, ठीक है। ये है सिट्ज़ेफ रूल। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखेंगे, उसके पहले सर हाँ सर इसको फिर से समझा दीजिए सर, वो CH3 को बीटा हाइड्रोजन क्यों मानेगा?
जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसे तो अल्फा बोलेगी, ठीक है, हाँ या ना। अब उससे जितने कार्बन अटैच है वो सब बीटा है। तो मेरे पास इस कार्बन जुड़े 1 2 3 ना हुए बीटा, तो बीटा तो जितने भी होंगे सब होंगे। अब इसके आगे नहीं जाना है अपने को, बस एक कार्बन जिससे 3 तरफ मुझे बीटा मिल सकते हैं। तो एक अलग तरीके का मिला और 2 एक जैसे मिले, तो 2 में से किसी एक से निकाल देते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा अलग टाइप का है तो इसे अलग निकाल देते हैं। ठीक है कि नहीं आ रहा? अभी आ रहा है? ये सर समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज में जाओ 10.10 मतलब 10.10 उसमें ऊपर पढ़ो क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले। ये क्वेश्चन अगर आप बस से बन जाएगा तो डिहाइड्रोजनेशन के जो बड़े क्वेश्चन वो बन जाएंगे। ये छोटे छोटे चिरकुट हैं तो बताते हैं। तो 10.10 में बोला जा रहा है प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ फॉलोइंग हैलाइड विद सोडियम एथॉक्साइड। ये रिएजेंट है बच्चों, जिनकी हैलाइड चली गई है वो जलाया नहीं रखेंगे क्या? चले मानते हैं वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आपने अंडरलाइन किया जहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन लिखा हुआ अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ सोडियम इथॉक्साइड है ये रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में हो रहा है, 2 वर्ड को आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। अब अभी जो पहला कंपाउंड वही बनाया था 1 ब्रोमो 1 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसी का मैंने डिहाइड्रोजनेशन कराया है, तो आप लोगों ने कर लिया अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरे वाले में हूं मैं 10.10 का सेकेंड एक्सरसाइज में हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लिया, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल। आराम से देखो बीटा कितने हैं। यहाँ बीटा तुमको 3 दिख जाएंगे फिर से। सर इस कार्बन पे फोकस है मेरा क्योंकि ये अल्फा है। अब इससे जुड़े 3 मेरे को दिखाई दे रहे हैं कार्बन, तो ये बीटा और ये। क्या तीनों एक जैसे हैं? नहीं सर, 2 एक जैसे दिख रहे हैं। मिथाइल मिथाइल एक जैसे दिख रहे हैं, तो कोई में से एक से निकाल लूंगा। फिर सर ये वाला, हाँ ये अलग दिख रहा है क्योंकि इथाइल वाला है। तो आप देखिए 2 अलग तरीके के दिख रहे हो अगर, तो उनमें से निकाल दीजिए। सर तीनों से निकालोगे तो है ना 2 ही तरीके के प्रोडक्ट होंगे जब आईपीएससी करोगे। तो जैसे चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, एक का ही मिलेगा कंपाउंड। जैसे इससे निकालता हूँ तो CH2 डबल बॉन्ड C, हेलोजन भी निकालना है, फिर CH2 CH3 और ऊपर मिथाइल। आराम से प्रोडक्ट देखा करो, इसलिए आपको समझ में आया, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। आप अल्फा से हेलोजन उठाओ, क्लोरीन हटाए, और बीटा से हाइड्रोजन हटाओ, वहीं डबल बॉन्ड कर दो। तो डबल बॉन्ड कर तो दिया। अब उस डबली बॉन्डेड के अराउंड आप एल्किल ग्रुप भी नहीं, तो एक मिथाइल एक इथाइल यानी 2 एल्किल ग्रुप है, ठीक है। अब अगला वाला करते हैं। तो अब इसे अल्फा और इसे बीटा मानो, तो अल्फा के बगल वाले को से अगर निकाला तो ये CH3 जैसा था वैसा ही रहेगा, ऊपर वाला CH3 जैसा है वैसे रहेगा। यहाँ आ जाएगा डबल, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो CH और ये C। अब इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स को अगर मैं ना डब्बे में डाल के देखूं कितने एल्किल ग्रुप हैं, 1 2 3, मुझे टोटल 3 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, मतलब ये मेजर होगा। और इसमें 2 ही एल्किल ग्रुप दिखे थे 1 2, तो ये होगा माइनर। अब हेलो एल्केन्स की, जिसमें अब आपको लिखना है रिएक्शन विथ मेटल्स। इनमें 2 बड़े नाम आएंगे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिससे कुछ इंटेक्स आपके होंगे, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इतना मल्टीपल पर्पज रहेगा कि आप हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस जरूर पाएंगे, चाहे वो अगला चैप्टर हो फिर उसके बाद फिर अगला। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक वर्सटाइल रिएजेंट है जिससे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में इन्हें कैसे बनाते हो ये जान, ठीक है। तो पहला जो आपकी रिएक्शंस मेथड मेटल्स के लिए पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। हेलो एल्केन से ग्रिग्नार्ड
इसका जनरल फार्मूला जाने रहिए RMgX। R यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, कॉमन नेम ध्यान से सुनिएगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये कॉमन नेम हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब इसे बनाते कैसे हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन की, आप हेलो एल्केन्स लेंगे जिसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे। मैग्नीशियम कोवलेंट नेचर भी दिखाता है रिएक्शंस में, तो RMgX बनेगा। यहाँ पे R पार्शियल निगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हैलाइड के ऊपर भी पार्शियल निगेटिव होगा। और सबको पता हो मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, ठीक है। तो दोनों तरफ से जोड़ लिया है। अब एक आध एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्लियर रहे। जैसे मुझे क्लोरोइथेन दिया गया है और इसकी रिएक्शन मुझे मैग्नीशियम से कराने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप बहुत ईज के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या पा रहे हैं, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यानी आप अल्काइल ग्रुप का नाम लिख देंगे, तो मैग्नीशियम और हैलाइड आयन जो भी होगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड ही होगा, आपको ज्यादातर रिएक्शन में मिलेगा। उसके बाद और एक एग्जांपल, जैसे अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सपोज्ड फॉर्म है, यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम अगर आपको समझ में आए, ये आइसोप्रोपाइल, सबको नॉमेनक्लेचर सिखाया गया। तो इस कॉमन नेम को आपने ध्यान से सुना हो, अगर एक CH दो तरफ मिथाइल से जुड़ा हो तो इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। और ब्रोमाइड हो गया हैलाइड आयन का नाम। जैसे ही आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम कहीं नहीं वहां जुड़ेगा जहां ब्रोमीन अटैच होगा। तो आपका जो ये फार्मूला है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, आइसोप्रोपाइल ही रहेगा। बस जहां पे हेलोजन जुड़ा था वहीं पे कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। ब्रोमाइड था, वहां बीच में आप क्या घुसेड़ दोगे, मैग्नीशियम। तो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपका प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये हो गया नाम। ये पहली रिएक्शन विथ मेटल्स आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे भी आपको हेलोजन एटम दिख जाएगा, सीधे वहीं पे घुसेड़ देना है आपको, क्या, मैग्नीशियम को। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिसके लिए मैं इंतजार करता हूँ। अब इससे जुड़ी हुई रिएक्शंस क्या होंगी, क्या रीजनिंग है इस पे, वो भी एक बात कर लिया जाए। और इन्हीं के आगे मैं और भी प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो इसे नहीं मिटाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनाया जाता है वो एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है। एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर की दूर दूर तक प्रेजेंस ना होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, व्हाई। ये जो क्वेश्चन रहेगा उसका जवाब रिएक्शन के बेस में देना है आपको, लैंग्वेज में नहीं। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए और रिएक्शन को समझ लीजिए। जैसे ही RMgX बन जाता है, अगर गलती से मॉइस्चर की प्रेजेंस पा गया तो आप भूलिए नहीं कि मैग्नीशियम में आयोनिक नेचर भी होता है, कोवलेंट बस नहीं। तो ये मैग्नीशियम इस वाटर के आयोनाइज्ड पार्ट से जुड़ जाता है, तो पॉजिटिव से नहीं इंटरेक्ट करेगा क्योंकि मेटल खुद पॉजिटिव होती है। तो ये निगेटिव पार्ट से रिएक्शन करता है और कुछ इस तरह से आपको मिलेगा कंपाउंड कि हाइड्रोक्साइड पार्ट और हैलाइड आयन ज्यादा जो आयोनिक नेचर के होते हैं उनसे जुड़ जाएगा। यानी वो किसका साथ छोड़ देगा, अल्काइल ग्रुप का, क्योंकि वो ज्यादा कोवलेंट नेचर का होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैग्नीशियम के अंदर का वो राक्षस जाग आएगा जिसे हम आयोनिक नेचर कहते हैं, तो आयोनिक पार्ट से ज्यादा जुड़ने की टेंडेंसी हो जाएगी रेदर देन कोवलेंट पार्ट। तो कोवलेंट पार्ट का साथ जब छोड़ेगा तो वो कोवलेंट पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके आपको हाइड्रोकार्बन दे देगा। और हम बनाने क्या चले थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्वेश्चन को फिर से दोबारा सुन लीजिएगा, आंसर ये सामने है। क्या है क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर
प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड है ये, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्यों एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं, तो रीजन में आपको ये रिएक्शन लिख देंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने मेहनत से बनाया है वो बना नहीं रह जाता है, जैसे मॉइस्चर पाता है तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ना स्टोर करें तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो आयनाइज हो जाता है, फर्दर वो बाई प्रोडक्ट बना लेगा और हाइड्रोकार्बन हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी दूर दूर तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रह ही नहीं जाएगा, ये दिक्कत है। तो लेकिन आपको जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसमें ये करने के लिए भी बोला है कि आप वाटर से रिएक्शन करा के दिखाइए मुझे। जैसे अगर आपने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया है, पहली वाली रिएक्शन ध्यान से देख लीजिए कि आर आप इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया था और यहीं पे एरो में आपसे बोल दिया जाए कि H2O डालिए, ठीक है। या इस वाले में, ऊपर वाले में ना समझ में आया तो रहने देते हैं, नीचे वाले में समझ लीजिए, तो जैसे और एग्जांपल मिलेंगे। यहाँ पे आपने क्या किया, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड था, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से की तो आपको मिल गया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर गलती से मॉइस्चर आया तो क्या हो, तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में वाटर आयोनाइज हो जाएगा H+ और OH निगेटिव में, तो H जाके अल्काइल पार्ट से जुड़ जाएगा और OH जाके मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड दोनों साथ में आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक है, उसका नाम नहीं देखना है आपको, लेकिन जो आपका हाइड्रोजन है वो उठ के उस आइसोप्रोपाइल पार्ट से जुड़ जाएगा, तो CH3CH था वो CH2 हो जाएगा और फिर CH। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये क्या बन चुका है, ये हाइड्रोकार्बन बन चुका है जिसका नाम प्रोपेन है। और हम बना क्या रहे थे, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लेकिन गलती से मॉइस्चर की प्रेजेंस आई, मॉइस्चर ने सारा खेल बिगाड़ दिया है और आपको मिल जा रहा है हाइड्रोकार्बन यानी प्रोपेन। तो एब्सेंस ऑफ वाटर एनहाइड्रस कंडीशन कहां से पा सकते हैं हम लोग, जब हम ईथर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ईथर। जनरली आप मैग्नीशियम या मेटल की रिएक्शंस में हमेशा यहाँ पे मॉइस्चर ना होके क्या दिया जाता है, इनको ड्राई ईथर की प्रेजेंस दी जाती है। 3 शॉट ले चुके होंगे इसलिए मैं उधर गया था, आप नहीं दिया हूँ, आप जाने एक बार और इधर हो जा रहा हूँ और जल्दी से ले लिया करो, कोई चीज समझा दी चुका हूं तो। क्वेश्चन पढ़ना हो तो पढ़ लेना, आंसर ये आपके सामने है। ये मैं एक्सरसाइज के 10.12 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा था, उसका आंसर ये एक एग्जाम्पल के साथ, ये एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एल्केन्स मिल जाते हैं, जबकि बनाना हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पहली रिएक्शन हुई, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में पहली चीज क्या बनती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ रहे हो चैप्टर में, तो हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस पढ़ रहे हो, तो जो 3 तरीके की थी, जिनमें पहला नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा नाम एलिमिनेशन और आज तीसरा सुन रहे हो क्या, रिएक्शन विथ मेटल, तो जिनमें एक नाम आ चुका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर से एक बार, यहाँ एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ये जिसमें R पार्शियल निगेटिव, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीशियम के बाद हैलाइड जो जुड़ा है पार्शियल निगेटिव रहेगा। उसका रीजन ये, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम डाइवेलेंट है और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है अल्काइल और हैलाइड से। तो इतनी बातें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जानी थी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसके पहले एक और पार्ट खत्म करे रहे, वुड्स रिएक्शन, जो पिछले साल आपने सुनी थी। इसके 2-3 कन्वर्जन है, उसको भी समझ लें। इस साल आपको चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 चैप्टर में रिएक्शंस में कन्वर्जन्स में डबल करने के लिए कार्बन आपके पास 2 टूल तैयार होने वाले हैं। बच्चों कुछ टूल्स पकड़ने होते कन्वर्जन जिससे आसान हो जाए, देखते से ही समझ में आ जाए कि किस वे से जाना है, क्योंकि पाथ नहीं मिलता है, यानी अगर हम भटकते हैं तो सही पाथ से भटकते हैं।
कि हमको इधर से जाना था और हम दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं। जिनको अब मेरी बातें ना समझ में आ रही उनके लिए, कि जैसे मुझे लिखा हुआ है 1 क्लोरोब्यूटेन से n ऑक्टेन बनाना है, तो मेरा प्रिडिक्शन कहाँ की ओर शिफ्ट करेगा? वुड्स रिएक्शन की ओर, क्योंकि मुझे इसके बारे में ये बताया गया है जहां मुझे डबल करने हो कार्बन, मेरे पास एक टूल है वुड्स रिएक्शन। जहां भी मुझे डबल करने होंगे कार्बन, तो जैसे क्लोरोइथेन लिखा है उससे n ब्यूटेन बन रहा है, मतलब मुझे ये सुनाई दे रहा है कि 2 कार्बन से 4 बनाना है, तो डबल करने हैं, पक्का हो गया वुड्स रिएक्शन। क्लोरोप्रोपेन से या ब्रोमोप्रोपेन से n हेक्सेन बनाना है, यानी कार्बन फिर मुझे डबल दिखे, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या करती है? जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसे डबल कर देती है, यानी अल्काइल ग्रुप का डबल कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट बनाती है। जैसे एग्जांपल, आप अगर 2 कार्बन वाला लिए हेलो एल्केन, ठीक है, उसकी रिएक्शन आप सोडियम से कराएंगे ईथर की प्रयोग से, फिर वही बात रिएक्शन विथ मेटल्स एनहाइड्रस कंडीशन में बनती है बच्चों। रीजनिंग बड़ी आसान है कि अगर आपने वाटर डाला तो ये आयोनाइज होने लगेंगी, तो जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा। कंडीशन समझ लीजिए, ईथर की प्रेजेंस क्यों जरूरी है। एनहाइड्रस नहीं रखेंगे तो मेटल्स अपना आयनिक नेचर दिखाने लगेंगी, वो कोवलेंट मॉइटीज से नहीं जुड़ेंगी, फिर वाटर जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसके साथ जुड़ने लगेंगी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूं कि हेलो एल्केन्स किससे रिएक्शन करें? मेटल्स के साथ। तो मेटल रिएक्टिव इतनी है तो इन्हीं से कर लेगी, अगर वाटर मिलेगा तो फिर वाटर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए फिर से, मैं अगर इस सोडियम मेटल को 2 ऑप्शन देता हूँ कि बेटा तू R से या एल्किल पार्ट से रिएक्शन कर या वाटर से रिएक्शन कर, तो क्या प्रिफर करेगा सोडियम? वो जाना चाहेगा वाटर के साथ, क्योंकि ये भी पोलर सॉल्वेंट है, यानी आयोनिक नेचर इसके अंदर ज्यादा है, जबकि इसके अंदर कोवलेंट नेचर है। तो ये मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, तो इनकी टेंडेंसी आयोनिक चीजों से ज्यादा रिएक्शन कराने की होती है। तो मैं ये टेंडेंसी इनकी घटा रहा हूं, कैसे? मैं वाटर डाल ही नहीं रहा हूं, तो फिर इसकी मजबूरी हो जाएगी कि बेटा जब वाटर है ही नहीं तो फिर मैं किससे रिएक्शन करूं? जो दे रहा हूं उसी से करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको रीजनिंग ये रखनी है याद कि रिएक्शन विथ मेटल्स हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में की जाती है। रीजन ड्यू टू आयनिक नेचर ऑफ मेटल एंड वाटर। तो पोलर नेचर पानी का और आयनिक नेचर मेटल्स का है ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए किसकी प्रेजेंस जरूरी है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, लाइक ईथर। अब रिएक्शन में चलते हैं। ये ज्ञान था, रीजनिंग थी, थ्योरी थी। रिएक्शन में क्या करना है? जो आपको अल्काइल ग्रुप दिख रहा है उसे डबल कर दीजिए और ब्रोमीन को सोडियम के साथ भेज दीजिए। यानी यहाँ पे आपको जो इथाइल दिख रहा है उसे आप 2 बार, अगर आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ से ये डबल होते हुए दिख रहा है, इथाइल रिपीट कर दीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए आपने सेक ब्यूटाइल लिया और यहाँ पे ब्रोमीन, तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका? सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जिन्हें ये भूल गया हो सेक ब्यूटाइल क्या था, मैंने कहा था एक CH से दोनों तरफ मिथाइल जुड़ा रहता तो आइसोप्रोपाइल, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल जुड़ा हो उसे आप क्या बोलते हो? सेक ब्यूटाइल। ठीक, अब इसकी रिएक्शन फिर आपने कराई सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में, तो कहाँ ध्यान देना है? जहां एलोजन जुड़ा है उसे हटाइए और जो एल्काइल ग्रुप है उसे रिपीट कर दीजिए। रिपीट करना मतलब जैसा था पहले वैसे पहले बनाइए। ये बनाया आपने, फिर इसी को रिपीट कर देना, यहीं से कोवेलेंट बॉन्ड बना के। तो यहां से आपको अब इसका आईपीएससी कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए और 3 पे और 4 पे आपको मिथाइल दिख रहे हैं। 3 4 डाई मिथाइल, यानी आपने ब्रांच पहले निपटाई। फिर जितने कार्बन लीनियर दिख रहे हैं 6 दिख रहे हैं। ये हो गई आपकी वुड्स रिएक्शन के 2 एग्जांपल। जनरल रिएक्शन अगर आपको दिमाग में रखनी हो तो RX की रिएक्शन अगर सोडियम मेटल से कराई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस सॉल्वेंट ईथर, तो आर आर यानी ये एल्किल ग्रुप डबल होता हुआ दिखता है और Na के साथ निकल जाता है एक्स। एक्स यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, वो बाई प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, इसलिए इन रिएक्शंस में मैंने उनको नहीं दिखाया। मेजर कौन सा है? एल्काइल डबल होना। तो इंटेक्स 10.9 मैं अपना तरफ से भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिन्हें देखना हो देख लेंगे, जिन्हें आ गया हो अच्छी बात है। साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन वो मैग्नीशियम से कराने के लिए कह रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए, या वो डाई ईथर लिया है, समझ गए होंगे क्यों लिया है, क्योंकि रिएक्शन विथ मेटल्स है। साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा यहाँ ए। तो आप स्ट्रक्चर बस बना देते हैं, नाम नहीं बनता है, परेशान मत होइएगा। बाकी जनरल आपको भी बता रहा हूं मैं कि RMgX के नाम में जो एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिख दीजिए, मैग्नीशियम के बाद जो हैलाइड आयन है तो हैलाइड भी लिख दीजिए, अगर ब्रोमीन क्लोरीन दिख रहा है तो क्लोराइड या ब्रोमाइड लिख दीजिए। एक के बाद अब फिर डालने के लिए आपसे कह रहा है पानी, तो पानी डालते से माइनर प्रोडक्ट बनेगा, वो नहीं पूछ रहा आपसे बी में, जो मेजर बनेगा तो मैग्नीशियम के साथ OH Br निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट, यहाँ H आके वहीं जुड़ेगा जहां मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम हटाइए, Br हटाइए, यहीं पे H जोड़ दीजिए। तो जोड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर में H जुड़ चुका है, यानी B क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि अगर आपको याद आए कि ग्रिग्नार रिएजेंट के हाइड्रोलिसिस के बाद मेजर प्रोडक्ट साइक्लोएल्केन मिल रहा है आपको या हाइड्रोकार्बन मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जाके उसी में जुड़ना है जहां मैग्नीशियम ब्रोमीन जुड़ा हुआ था। ठीक, आप हटा दीजिए उसको माइनर प्रोडक्ट को, माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखे जाते हैं, साइड प्रोडक्ट नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए उसने बी पूछा है, आगे यहीं पे सी नहीं किया। ठीक है, ऑर्गेनिक से उसको मतलब है, आप इनऑर्गेनिक नहीं बनाएंगे, उसे नहीं पूछना है। अब इस रिएक्शन को मैं उल्टा आऊंगा, जो नीचे दी गई है, तो CH3 CH CH3, इसमें D जोड़ा है यहाँ पे, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार सुने रहोगे तो बेहतर होगा। यहाँ D2O डाला है, D2O मतलब हैवी वाटर, ये आपका वाटर का जो हाइड्रोजन है उसका प्रोटियम की जगह हैवी हाइड्रोजन यूज किया है, हैवी आइसोटोप ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे इसको अगर तोड़ूं तो DOD है ये, तो D वहां पे जाके जुड़ेगा जहां जहां पहले मैग्नीशियम ब्रोमीन रहा होगा या हेलोजन रहा होगा, तो हेलोजन यहाँ Br ही लिया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप RMgBr से D2O की रिएक्शन कराइए। तो मैं देखिए आपको पूरा पाथवे अगर समझ में आया कि मैं क्या करता हूँ, एक बार कर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर समझाता हूँ। हाँ, इस रिएक्शन में आपको अगर कहीं ना समझ में आया तो बताएंगे मुझे। देखिए मैं रिवर्स क्यों आ रहा था कि यहाँ पे हैवी वाटर यूज किया, वाटर की जगह, तो जहाँ पे हाइड्रोजन जाके जुड़ता था वहीं पे अब ड्यूटेरियम जाके जुड़ेगा, तो ड्यूटेरियम मुझे यहाँ जुड़ता हुआ दिख रहा है। ड्यूटेरियम अगर यहाँ जुड़ा है यानी यहीं पक्का रहा होगा कि मैग्नीशियम और ब्रोमीन रहा होगा। ठीक है, तो मैं इस D को हटा के वहीं पे क्या जोड़ दे रहा हूँ? MgBr। अब ये MgBr में Mg वहीं जुड़ेगा जहां पहले Br रहा होगा, तो मैं मैग्नीशियम हटा के क्या जोड़ दे रहा हूँ? Br। अब फॉरवर्ड में जाओ, आराम से देखो, तो ये अगर मुझे R दिया गया होता, RBr, इस R में आपको वहीं पे जोड़ना है मैग्नीशियम जहां पे Br जुड़ा हो, तो RMgX बना। फिर MgBr को हटा देना है OH के साथ, यहाँ OH ना होके OD है, क्योंकि वाटर का हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है ड्यूटेरियम से, तो OD यहीं आके जुड़ेगा इनके साथ और H आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो एल्काइल से आपने D जोड़ दिया है, तो यहाँ पे R क्या है? R ये वाली मोइटी है जिसको मैंने डैश लाइन से लिया है, तो CH3 CH CH3 ये एल्काइल ग्रुप था। फिर आपसे C यहाँ पे लिया था, जी हाँ ये C है, तो A B C मिल चुका है आपको और R मिल चुका है। ये R क्या है? आइसोप्रोपाइल है, लास्ट वाले में दोनों तरफ डायरेक्शन में रिएक्शन है। तो अगर देखें दोनों तरफ
तो यहाँ पे उसने क्या किया है, आपको प्रोडक्ट दिया है, और ये प्रोडक्ट जब बनाया तो उसने कहा है कि इस R1 की रिएक्शन आप सोडियम ईथर में कराइए। तो ये सोडियम ईथर देखते से क्या याद आ गया कि सर ये तो वुड्स रिएक्शन है। तो वुड्स रिएक्शन है मतलब पक्का है कि अल्काइल ग्रुप डबल हुआ होगा। तो जहां से डबल दिखे वहीं से काट दो। जैसे ही आधा काट दोगे इसको तो आधा जो पार्ट है वो R मिल जाएगा तुमको। यहाँ पे R1 है, वो R के ऊपर 1 लगाया उसने, क्योंकि R एक बार बता चुका तो R1 ले रहा है। तो यहाँ से काट दो तो आधा पार्ट ले लो, CS3 CS3 CS। ध्यान से देखो, ये आधा पार्ट मैंने यहीं से तोड़ के अलग कर लिया। इस आधे पार्ट को ले लिया तो ये R1 हो गया, इसके साथ X जोड़ने के लिए बोला उसने, ये R1X हो गया। अब आगे फॉरवर्ड में चले जाओ तो आपसे कह रहा है कि मैग्नीशियम डालो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ X है वहीं पे मैग्नीशियम डाल दूं तो CS3 CS3, यहाँ CS3, यहाँ पे X की जगह पे MgX हो जाएगा। फिर पानी भी डालने के लिए कह रहा है, तो वाटर जैसे ही आप डालोगे तो आपका जहां MgX है वहीं पे H आके जुड़ जाएगा, यानी CS3 CS3 और यहीं आके H जुड़ेगा तो आप CH CS3 करते। ये रहा आपका E। IUPAC बने तो IUPAC कर लेना, कॉमन नेम अगर समझ में आया तो कॉमन नेम। ये आइसोब्यूटेन है, ठीक है। ये आइसोब्यूटा नहीं, टर्ड ब्यूटाइल, अगर ध्यान दो ये टर्ड ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, टर्ड ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये D है, ये R1 है। तो ये आपके आंसर कंप्लीट हुए 10.9 के। किताब में ही लिख ले रहे हो अच्छी बात है, नहीं तो रफ में जिन्हें लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट लिए रहना, लिख लेना फिर बात। क्वेश्चन कोई सा दिमाग में, आराम से देख रहा हो, कल जब क्लास हो तो स्टार्ट तो पूछ लेना, जक्का ना बंद रहे, ठीक है। किताब से नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, तो आराम से देखना कि आपने दो मैकेनिज्म सीखे। एक था वुड्स रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरह से आपके रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुकी हैं किसकी, हेलो एल्केन। अब आप आए रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। किताब में पेज नंबर 302, पुरानी किताबों में, नई किताबों में ये पेज नंबर है 311 पेज। टॉपिक देखिए, रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स करके लिखा है। किताब में बड़ा रैंडम है इधर उधर, इस कारण से वो सारे क्वेश्चंस जो आपकी किताब में जो टॉपिक उससे रिलेटेड है वो आपके एक साथ हो जा रहे हैं। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस अगर वो मुझे इंटेक्स या एग्जाम्पल में नहीं मिल रहे हैं तो मैं एक्सरसाइज से उठा के ले आ रहा हूँ। मतलब जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए क्या फायदा होगा कि अगर आपने नोट्स पढ़ी तो फिर आपको दूसरी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मेरी आशा है कि आप पढ़ेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। किताब से रैंडम पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा नहीं कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन कहाँ का है। तो जैसे जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी के नीचे जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हैं वो सारे एक जगह है। यानी टॉपिक अगर रिएक्शन विथ मेटल्स है तो उसमें सारा कवर हो गया, 2 पेजेस में आपने सारा कवर कर लिया। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो कन्वर्जन जो होंगे वो इकट्ठा इसलिए करेंगे जिससे आप पाठ का लॉजिक समझते रहे, इसलिए कन्वर्जन बस छोड़ देता हूँ। कन्वर्जन बस फिर इकट्ठा जब करेंगे तो एक पाथ अगर लेते हैं तो रैंडम आपको आते हैं कन्वर्जन, कहीं से भी उठा के आ जाते हैं चारों चैप्टर में से। तो जब तक जिनको पाथ नहीं याद होगा तो फिर वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इकट्ठा ही करेंगे। अब रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, रीजनिंग है। जैसे आपसे पूछा गया क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कराइए,
आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जाइए तो उसमें देखिए कहीं पे लिखा है क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलिसिस ऐसा करके, नंबर देख लीजिएगा। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन उसमें पार्ट्स हैं जो, ये थर्ड वाला है ना, हाँ थर्ड वाला क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट का, उसमें क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, क्वेश्चन ये अगर आए क्लोरोबेंजीन का अगर हाइड्रोलिसिस कराना हो, अब आगे आपसे पूछा है व्हाट हैपेंस व्हेन, सबसे ऊपर टॉप पर लिखा है। अब इसमें रीजनिंग लिखनी है। अब अभी बाकी 5 जो हैं या 4 जो दिख रहे हैं उनमें रिएक्शन लिखनी है, इसी बस में रीजनिंग लिखनी है। ये हम कैसे पहचानेंगे ये समझ। तो जहां आपको हेलोएरिन्स दिखे, क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोएरिन्स, उनका अगर किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराने के लिए कह रहा है, हाइड्रोलिसिस मतलब OH निगेटिव या सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराइए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराइए, बच्चों ये रिएक्शन नहीं होंगे। यानी उसका जवाब जो आपने पढ़ा क्वेश्चन का, उसके आगे डैश करके आंसर है नो रिएक्शन। जी हाँ, ये रिएक्शंस नहीं होंगी। जिन्हें लगता है कि सर क्यों नहीं होंगी, उनके लिए लंबे रीजनिंग है, 4 ठो रीजनिंग है, जिनमें से अगर एक रीजनिंग आज हो जाएगी, दोनों हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा। क्यों आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता क्लोरोबेंजीन का? मतलब जहां RX की रिएक्शन बड़ी आसानी से किसी न्यूक्लियोफाइल से हो जाती है, चाहे वो SN1 या SN2, किसी के भी थ्रू आप बड़े आसानी से इस हेलोजन या हेलाइड आयन को हटा देते हैं और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देते हैं। तो ईस के साथ हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एल्केन्स का। हेलोएरिन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाई? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, अभी तक में क्वेश्चन हम समझा रहे थे कि आप हेलो एल्केन्स को किसी भी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए लाइए, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, ठीक है, या मिथाइल वाला हो, आराम से या तो SN1 या SN2 से कैसे भी करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देता है। जबकि यहीं पे हेलोएरिन्स को अगर दिया जाए तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको एक्सट्रीम कंडीशन देते हैं, बहुत विगरस कंडीशन देते हैं, तब जाके वो रिएक्शन करते हैं। क्यों ऐसा? तो उसके 4 रीजन हैं, जिनमें से 2 बड़े रीजन है बच्चों। पहला और दूसरा, आपकी किताब पलटा लीजिए जहां पे आप क्वेश्चन, मतलब वो अभी पेज बता रहा था मैं, 302 पेज और या 311, 302 पुरानी किताबों में, 311 नई किताबों। वहां 4 रीजनिंग है, जिनमें से पहला और दूसरे को टिक करिए। तीसरे और चौथे की पहली लाइन मैं पढ़ रहा हूं। रेजोनेंस इफेक्ट पहला वाला, दूसरा है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, मिल गया सभी को? ठीक। तीसरा आपको दिख रहा होगा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, और चौथा आपको दिख रहा होगा ड्यू टू पॉसिबल रिपल्सन। ध्यान से देखिए, उन्हें अंडरलाइन करिएगा। पहला है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, या रेजोनेंस इफेक्ट बस लिखा है, और दूसरा लिखा है डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम, तीसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, और चौथा है बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्सन। मिल गया। पहले और दूसरे को बहुत डिटेल में जानना है, लेकिन पहले के लिए टाइम नहीं है, कल बता दिया जाएगा। आज आप दूसरा सुन लीजिए जाते जाते। बच्चों, कभी भी अगर आपको हेलोएरिन्स मिलेंगे तो उनमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड मिलेंगे, और ये पूरे के पूरे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। कौन से? sp2। सर इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है बच्चों, ध्यान से सुनना। RX कोई सा भी लोगे उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। कोई भी हेलो एल्केन्स और हेलोएरिन्स में सबसे बड़ा डिफरेंस, पहला, एक में कार्बन जो होता है वो जो हेलोजन से जुड़ा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, और जो RX में यानी हेलो एल्केन्स में रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज रहता है। इस डिफरेंस के कारण क्या फर्क पड़ता है वो समझिए। ये जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा, ये S कैरेक्टर क्या था, 11 की बात है, इतना टाइम नहीं है, इतना सीधा सुनिए। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा उससे इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हैलोजन को ले जाना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे फिर देखिएगा, मैं कह रहा हूँ ये हैलोजन इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके भागना चाहता है, एक्स नेगेटिव बनाना चाहता है, तब न्यूक्लियोफाइल आके अप्रोच करेगा। यहाँ भी यही काम होता है, ये लेके भाग जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज के बाद, इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ ये कर सकता है लेकिन यहाँ नहीं कर पाए। सर ऐसा क्यों? तो रीजन आपके सामने है। सर ऐसे में क्या होता है, तो ये बच्चों ये जो वर्ड लिखा है उसको समझो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पे अपना होल्ड बढ़ा देगा, तो किसी भी हैलोजन को उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर भागने की टेंडेंसी घट जाएगी। है हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मानता हूं इस बात को, लेकिन उस sp2 हाइब्रिडाइज से निकाल पाना उसके लिए आसान नहीं। ये एक ही कारण नहीं है, अभी और 3 कारण है। फिलहाल पहला कारण आप समझ रहे थे कि इस